फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सान्या। सो जैसा कि हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और अब हम पढ़ने वाले द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। सो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। सो आइए शुरू करते हैं। चोला एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा है। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा, सबसे पहले तो चोलास का इंट्रोडक्शन देखा, कहाँ से बिलोंग करते थे, किस टाइम से बिलोंग करते थे। फिर हमने पढ़ा तंजौर के चोलास के बारे में। ठीक है, फिर हमने देखा जैसे कि चोलास जो है अटैक की वजह से पल्लवास के ये इसका फॉल डाउन हो रहा था। अब फिर से रिवाइवल होता है इसका, कौन कौन राजा आए वो देखा। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था उसको समझते हैं। ठीक है, ऑफ ऑल द तमिल किंगडम्स द चोलास आर क्रेडिटेड विद ऑर्गेनाइजिंग अ हाईली डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जितने भी तमिल किंगडम्स थे ना, चोलास ऑफ ऑल तमिल किंगडम, जितने भी तमिल किंगडम्स थे उसमें से चोलास, जिसमें से चोलास को ही क्रेडिट दिया जाता है हाईली डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। मतलब बहुत ही अच्छा इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जिसकी वजह से हमें पढ़ाया जा रहा है ना चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसलिए हमें पढ़ाया जा रहा है बिकॉज इसी को क्रेडिट दिया जाता है हाईली डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। जितने भी तमिल किंगडम्स हैं उनमें से चोलास आर द बेस्ट। ठीक है, तो चोलास बिल्ड अप एन एम्पायर दैट वाज वास्ट अमंगस्ट ऑल द साउथ इंडियन किंगडम्स। चोलास ने इतना वास्ट एम्पायर अपना बनाया था जितना कि साउथ इंडियन किंगडम्स में से, जितने भी साउथ इंडियन किंगडम्स थे उनमें से किसी का नहीं था जितना चोलास का था, वास्ट एम्पायर। ठीक है, देन as masters of such a vast territories it was necessary for the monarchs to organize an administrative system that could be completely under their control. So अब जो मास्टर्स होंगे यानी जो रूलर्स होंगे, अब इतना वास्ट टेरिटरी उनका है तो ज़रूरी ये है कि जो मोनार्क्स यानी जो राजा है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी ऑर्गेनाइज करके रखे ताकि उनका कंट्रोल हर जगह पे कम्प्लीटली हो सके, अच्छे से एफिशिएंटली काम चल सके एम्पायर में, है ना। इतना वास्ट एरिया है तो कंट्रोल के लिए भी तो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपका स्कूल है। ठीक है, इतना बड़ा स्कूल आपने बनाया है, इतने सारे बच्चे हैं, अब वहाँ पे जो टीचर्स है, प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको भी तो इतना अच्छा होना पड़ेगा ना, सिस्टम वैसा उन्हें बनाना पड़ेगा, तभी इन्वायरमेंट वैसे बनाना पड़ेगा, तभी तो पूरा सिस्टम चल पाएगा, पूरा स्कूल चल पाएगा। तो ठीक वैसा ही है कि इतना बड़ा जो एरिया है, इतना बड़ा एम्पायर है, उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल रखने के लिए कंप्लीट हमें एक वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, है ना। सो देखो, द किंग, राजा, सबसे पहले कौन आता है, राजा। राजा क्या है भाई, ही वॉज ऑल इन वन, मतलब वही सब कुछ है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं। ही वॉज ऑल इन वन। राजा का फैसला जो होगा वही सबका फैसला होगा। राजा का फैसला जो दे दिया राजा ने वो दे दिया, फिर उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, और राजा के जो सवाल है या जवाब है उस पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता। ठीक है, देखो ना यही लिखा हुआ है पूरा। Commensurate with their prestige, the Chola monarchs assumed high sounding titles. अब ये क्या करते थे, जो चोलास मोनार्क्स होते थे ना, अब जैसे आप यहीं पे देख लो, राजेंद्र फर्स्ट जो थे, इन्होंने अपने आप को कौन सा टाइटल दिया, गंगाईकोंडा का। तो ठीक वैसे ही जो जितने भी चोला मोनार्क्स हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो अपने आप को हाई साउंडिंग टाइटल्स देते थे अपने प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अपने प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े टाइटल्स, अच्छे टाइटल्स अपने आप को दिया करते थे। किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ स्टेट यानी जो कंट्री है बेसिकली, सो उसका स्टेट का सुप्रीम हेड कौन होगा, राजा, किंग। हिज अथॉरिटी वॉज अनक्वेश्चन इन नेचर। जो भी उसका जवाब होगा, जो भी वो करेगा, उसकी अथॉरिटी पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता। ठीक है, इन ऑल मैटर्स द वर्ड्स ऑफ द किंग वॉज फाइनल। किसी भी तरीके का काम क्यों ना हो, किसी भी तरीके का उसने कुछ कहा क्यों ना हो, राजा का जो फैसला होगा वही फाइनल होगा और उसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, ही वॉज द फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस। साथ ही साथ जो न्याय है, जस्टिस का भी जो फाउंटेन हेड है वो राजा ही है। ठीक है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कोई जुर्म किया है, तो अब राजा ही बताएगा कि क्या करना है। ठीक है, मतलब राजा अगर बोलेगा छोड़ दो तो छोड़ देंगे किसको, मुजरिम को, और अगर गुनाह मतलब उसको सज़ा देनी है तो सज़ा देंगे। तो जो राजा बोलेगा वही होगा। ठीक है, इन केस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट किंग्स अप्रूवल वॉज नीडेड। अगर कोई भी कैपिटल पनिशमेंट किसी को देना है, ठीक है, पैसे का पनिशमेंट, तो उसके लिए राजा का अप्रूवल ज़रूरी है, यानी सब चीज़ों के लिए राजा ही है, उसका अप्रूवल ही इंपॉर्टेंट है। द किंग मेंटेन अ क्लोज वॉच ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल। और जितने भी कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट दारी रखने का काम किसका है, राजा का। ठीक है, देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी काम करेंगे, ठीक है, तो उन पर क्लोज वॉच कौन रखेगा, राजा। ही वॉज ऑल इन वन। ठीक है, जस्टिस के मामले में भी, न्याय देने के मामले में भी राजा ही न्याय देंगे। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट देना है, उनका अप्रूवल नीडेड है। जितना भी जिस भी टाइप का मैटर क्यों ना हो, राजा ही है। ठीक है, उसी की बात फाइनल है और उसके बाद पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता। ही वॉज ऑल इन वन। ठीक है, राजा।
फिर राजा के बात आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उडनकुट्टम कहा जाता था, ठीक है। उडनकुट्टम एक साउथ इंडियन लैंग्वेज है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन्हें उडनकुट्टम कहा जाता था। तो चोला किंग्स हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड उडनकुट्टम। चोला किंग्स के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे जिनका नाम है उडनकुट्टम। दिस वॉज अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी तरीके के काम काज है ना एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उन सबको कौन रिप्रेजेंट करता है, उन सबको कौन करता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब ग्रुप, एक ग्रुप लोगों का, किसका, मिनिस्टर्स का ग्रुप। और दे वर टू एडवाइज द किंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ बिजनेस। किसी भी तरीके का काम है उसमें राजा को एडवाइस देने का काम कौन करते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वॉज ऑल अपॉइंटेड बाय द किंग हिमसेल्फ एंड वॉज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू हिम। इनको किसने अपॉइंट किया था, राजा ने, ठीक है। राजा ने खुद ने इनको अपॉइंट किया था, खुद से अपॉइंट किया था एंड वॉज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू हिम। नाउ ब्यूरोक्रेसी, नेक्स्ट चीज आती है ब्यूरोक्रेसी। अपार्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देयर वाज एन एलेबोरेट ब्यूरोक्रेसी टू असिस्ट द किंग। किंग को असिस्ट करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलावा क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, यानी रॉयल ऑफिसर्स है। सच ऑफिशियल्स वर ऑफन रेम्यूनरेटेड नॉट बाय सैलरी बट बाय असेसमेंट ऑफ लैंड। अब इनको, ये जो रॉयल ऑफिसर्स हुआ करते थे, ये जो ऑफिशियल्स थे, इनको सैलरी नहीं दी जाती थी, पैसा नहीं दिया जाता था, इनको पैसे के बदले क्या दिया जाता था, पीस ऑफ लैंड दे दिया जाता था। लैंड दे दिया जाता था, राजा के पास बहुत लैंड था ना, तो उसी में से वो क्या करता था, कुछ कुछ लैंड जो है दे दिया करता था इनको एज अ पीस ऑफ सैलरी, ठीक है। सैलरी पैसा ना देके उनको लैंड दे दिया करता था, ठीक है। सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अगर आप देखेंगे एम्पायर्स में, तो वहाँ पे सैलरी के बजाय क्या है, पीस ऑफ लैंड दे दिया जाता था उन्हें, ठीक है। आगे देखो, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट वाज लैंड रेवेन्यू। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें चोला किंग का, सो जो चोला एम्पायर था उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था। अब एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो राजा के खुद के पॉकेट से पैसे लेके तो नहीं करेंगे ना, वो तो लोगों से ही लेंगे, है ना, सब्जेक्ट्स यानी कि आपकी जो प्रजा है उन्हीं से लेंगे। तो जो उनसे इनकम, अगर इनकम जनरेट करना है तो स्टेट का इनकम जनरेट करने के लिए उन्हें लैंड रेवेन्यू यानी टैक्स, वो लोगों पे क्या लगाएंगे, कर्जा लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। आज भी अगर हम देखें, हम रह रहे देश में, हमारे कोई भी किसी भी देश में रह रहा हो तो उसे टैक्स देना पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। हमें लगता है हम टैक्स नहीं दे रहे, बट हाँ हम तो टैक्स दे रहे हैं ना। जीएसटी टैक्स है, ऑल गुड्स, हर तरीके के गुड्स में जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ टैक्स लगा हुआ है, थोड़ा बहुत पैसा हमें देना पड़ता है। बिजली है उसमें भी हमें टैक्स देना पड़ता है। अगर हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो उसमें भी हमें टैक्स देना पड़ता है। कपड़े खरीदने जा रहे हैं उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। तो इनडायरेक्टली हम टैक्स दे रहे होते हैं गवर्नमेंट को, है ना। सो देखो उस समय में भी देना पड़ता था। तो जो मेन सोर्स था इनकम का स्टेट का वो था लैंड रेवेन्यू, यानी कि ज़मीन का टैक्स देना पड़ता था लोगों को, ठीक है। असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू वाज मेड आफ्टर प्रॉपर सर्वे ऑफ ऑल द लैंड। अब कैसे लिया जाता था लैंड रेवेन्यू, तो पहले लैंड जो है, जो ज़मीन है, इंसान मतलब जो लोगों की ज़मीन है उनका पहले प्रॉपर तरीके से सर्वे किया जाएगा, देन जाके उसके हिसाब से पैसे लिए जाएंगे, ठीक है। मान लो फर्टाइल लैंड है पूरा, वहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छे तरीके से होती है, फार्मिंग, तो वहाँ पे पैसे थोड़ा ज़्यादा लेंगे। अब मान लो कोई एक बंजर सी ज़मीन है, अनफर्टाइल लैंड है, तो वहाँ पैसा थोड़ा कम लेंगे। तो इस तरीके से सर्वे करके वो लोग लैंड के हिसाब से पैसा लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे। इन असेसिंग द रेवेन्यू द नेचर एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वाज टेकन इनटू अकाउंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, समझाया कि सर्वे कैसे होगा लैंड का, सो फर्टिलिटी देखी जाएगी सॉइल की, सॉइल का नेचर देखा जाएगा, कैसा सॉइल है, किस तरीके का सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, फर्टाइल कैसा सॉइल है, ठीक है। अलग अलग तरीके के सॉइल होते हैं ना, डेजर्ट सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल और भी रेगोर सॉइल। तो इस तरीके के सारे तरीके के सॉइल्स होते हैं, सबका अलग अलग नेचर है, तो उसके हिसाब से फिर टैक्स लगाया जाता है सब पे। आर्टिसंस क्वार्टर्स, ब्यूरल ग्राउंड, लैंड डेडिकेटेड टू टेम्पल्स वाज एक्सेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। सो अब जो आर्टिसंस है, क्वार्टर्स, ब्यूरल ग्राउंड, लैंड डेडिकेटेड टू प्लांट्स, मतलब जो एरिया को टेम्पल्स के लिए डेडिकेट किया जाता है कि वहाँ पे टेम्पल्स बने हैं, वहाँ पे पेमेंट जो है मिलती है फिर लैंड रेवेन्यू के थ्रू, मतलब वहाँ पे भी आपका लैंड लिया जाता है पैसा। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड, और कलेक्शन जो है ना लैंड रेवेन्यू का, लैंड से पैसा लेने का, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, मतलब स्ट्रिक्टली लोगों से ले जाता है। अगर लोग नहीं भी दे पाते तो भी वो लोग लेते हैं, ठीक है। द रेवेन्यू डिमांड वॉज यूजली 1/6 ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस ऑफ द सॉइल। सॉइल का जितना आपका ग्रॉस प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/6 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये अंडर द चोलास द करेंसी इज सर्कुलेशन वॉज द गोल्डन कासू। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए मार्क कर लेना। चोलास के अंडर में करेंसी कौन सी सर्कुलेट होती थी, उनके अंडर में गोल्डन कासू। गोल्डन कासू, गोल्ड का बना हुआ जो कॉइन था उसका नाम था कासू, गोल्डन कासू, ठीक है। तो ये हो गया रेवेन्यू। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या सिर्फ लैंड रेवेन्यू ले जाता था? नहीं, दूसरी चीज़ों से भी तो इनकम प्राप्त होता था। तो देखो, द अदर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट इंक्लूड
टोल कलेक्टेड ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब मान लो एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है जाएगा ही, है ना, तो अब उन पे टैक्स लगेगा। एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूसरे एरिया में जाएगा, तो वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आज भी हमारे साथ क्या होता है, हमें टोल टैक्स देना पड़ता है कि नहीं, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं अपने व्हीकल से, ठीक है, तो हमें उसका टोल टैक्स वाले बैठे होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें टैक्स देना पड़ता है, टोल टैक्स, और वहाँ से फिर हम जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से उस समय में भी ये टैक्सेस लगते थे। टैक्सेस वर लिविड ऑन सर्टेन प्रोफेशंस, द फाइन बाय द कोर्ट्स, द बूटी ऑब्टेन इन वॉर एटसेट्रा ऑल्सो फॉर्म इनकम ऑफ द स्टेट। तो जो प्रोफेशंस, अलग अलग प्रोफेशंस है, ठीक है, कोर्ट्स में जो बैठते हैं, बूटी ऑब्टेन इन वॉर, हर तरीके के इसमें टैक्स लगता था, ठीक है, हर तरीके के इसमें। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस, न्याय भी मिलना चाहिए ना लोगों को, तो किस तरीके से जस्टिस का सिस्टम था उसको समझो। द बेसिक कॉन्सेप्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द चोला पीरियड वाज दैट द रॉन्ग डूअर्स यानी जो अपराधी होते हैं, जिन्होंने गलत काम किया होता है, वर एडिक्वेटली पनिश्ड। तो मेन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ये था चोलास के जस्टिस का, कि जिसने अपराध किया है उसे पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। इट इज़ नोन दैट द चोलास सेट अप सेवरल कोर्ट्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इफेक्टिवली। अच्छे से जस्टिस के लिए, इफेक्टिवली चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए चोलास ने अलग अलग एरिया में अलग अलग मतलब बहुत सारे कोर्ट्स जो है एस्टैब्लिश किए, बनाए। इन क्रिमिनल केसेस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड आई विटनेस वर एडमिटेड एज प्रूफ। अब प्रूफ के लिए क्या लिया जाएगा, तो क्रिमिनल केस जो होगा जिसमें क्राइम किया जाएगा, तो उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और आई विटनेस जो है एज अ प्रूफ लिया जाएगा, कि किसी ने अगर देखा है कि हाँ भाई उसने वो क्राइम किया है, तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है लिखा हुआ, तो उसके थ्रू क्या किया जाएगा, उसे एज अ प्रूफ लिया जाएगा, क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो नहीं होते थे ना, है ना। तो सेडिशन वॉज डील्ड विद द किंग हिमसेल्फ। अब देखो अगर किसी ने राजद्रोह किया है, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ किया है, राजद्रोह है जो, उसको फिर कौन डील करेगा, राजा खुद से डील करेगा, उसे क्या करना है, राजा को क्या करना है उसके साथ, ठीक है, मारना है, छोड़ना है। इन केस ऑफ हेनियस क्राइम्स कैपिटल पनिशमेंट वॉज अवॉर्डेड। अगर मान लो कोई घातक से घातक क्राइम अगर उसने किया है, तो उसके पनिशमेंट तो मिल रही है, साथ ही साथ उसको कैपिटल पनिशमेंट भी दिया जाएगा, यानी कि पैसा भी उसे देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से जस्टिस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन था। अब आगे देखो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बड़े बड़े एरियाज, एम्पायर इतना बड़ा है, उसका फिर छोटा हिस्सा किया, किंगडम्स में उसको बांटा, किंगडम्स के भी फिर छोटे हिस्से करे, उसके भी फिर छोटे हिस्से, इस तरीके से प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने किया, ठीक है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। दो provincial administration is a modern concept division of a big kingdom into provinces was not unknown in ancient period of our country। देखो आज के समय में भी हमारे provinces हैं, इंडिया इतना बड़ा एक कंट्री है, तो उसके 28 स्टेट्स हैं, फिर 7 यूनियन टेरिटरीज है। अब ये जो स्टेट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोविंसेस। स्टेट्स इक्वल्स टू प्रोविंसेस ना, तो प्रोविंसेस अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा हुआ है ना। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो हम देख रहे हैं प्रोविंसेस का, ये सिर्फ आज का नहीं है, आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एंशियंट पीरियड से चलता आ रहा है ये प्रोविंसेस का खेल, ठीक है। बड़े बड़े किंगडम्स हुआ करते थे, उनको छोटे छोटे प्रोविंसेस में, छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया जाता था, ताकि एडमिनिस्ट्रेट हो सके प्रॉपर्ली। इनफैक्ट फॉर एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन द बिग एम्पायर्स यूज्ड टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। बड़े बड़े एम्पायर्स को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि एफिशिएंट वे में एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। द वास्ट मॉडर्न एम्पायर में बी रेफर्ड टू इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मौर्यन एम्पायर का। इतना वास्ट, इतना बड़ा एम्पायर था, उसको डिवाइड कर दिया गया था छोटे छोटे प्रोविंसेस में। इन कोर्स ऑफ तमिल रीजनल एम्पायर्स ऑल्सो अडॉप्टेड इन दिस मैकेनिज्म। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो तरीका है, ये जो है आपका किसने अडॉप्ट किया था, आपके चोलास ने भी अडॉप्ट किया था, ठीक है। सो देखो स्मॉल एंड बिग एम्पायर्स ऑल्सो डिवाइडेड देयर टेरिटोरियल एरियाज इनटू स्मॉल डिविजन। तो छोटे छोटे जो एम्पायर्स हो या बड़े बड़े एम्पायर्स हो, वो भी क्या करते थे, अपने टेरिटोरियल एरिया, जितना भी जमीन, मतलब जो भी एरिया था, उसको छोटे छोटे डिविजन्स में बांट दिया करते थे। इन अ सिमिलर मैनर द चोला किंगडम वाज आल्सो स्मॉलर यूनिट्स। तो जिस तरीके से मॉडर्न एम्पायर था स्मॉलर यूनिट्स में, और भी बड़े छोटे किंगडम्स अपने एरिया को स्मॉल डिविजन्स में बांट देते थे, ठीक वैसे ही चोला किंगडम भी अपने एरिया को स्मॉलर यूनिट्स में बांट दिया करता था, ठीक है। देखो प्रोविंसेस चोलास का, द अर्ली चोलास रिकॉर्ड रेफर टू डिवीजन ऑफ द किंगडम यानी एम्पायर इनटू 8 और 9 प्रोविंसेस कॉल्ड मंडलम। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए मार्क कर लेना। जो अर्ली चोला रिकॉर्ड्स है उसके थ्रू हमें पता चलता है, ये जो एम्पायर था, ये जो चोलास का एम्पायर था इतना बड़ा, उसको बांटा गया था प्रोविंसेस में। कितने प्रोविंसेस में, 8 से 9 प्रोविंसेस में बांटा गया था, जिसका नाम क्या था, मंडलम। एक मंडलम, दूसरा मंडलम, तीसरा मंडलम, इस तरीके से इनका नाम था मंडलम। प्रोविंसेस का क्या नाम था, मंडलम। कितने थे, 8 से 9 प्रोविंसेस थे, जिसका नाम था मंडलम। Each of the mandalam was divided into district called वलनादुस। तो जो ईच मंडलम था, हर एक जो मंडलम था, उसको फिर डिवाइड कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट्स में, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसका नाम क्या था,
वलनादुस, डिस्ट्रिक्ट का नाम था वलनादुस। अब ईच वलनादु यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ विलेजेस। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट को किसमें डिवाइड कर दिया, ग्रुप ऑफ विलेजेस में, ठीक है, और छोटे यूनिट्स में बांट दिया। वेरियस नोन एज कुरम, नाडू और कोटम। अब इन विलेजेस को क्या कहा जाता था, कुरम, नाडू, कोटम। समटाइम्स अ लार्ज विलेज वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड सिंगली विच वॉज कॉल्ड तानियूर, तानियूर, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता था, जो बड़ा सा विलेज होता था उसको एडमिनिस्ट्रेट कर लिया जाता था सिंगली, उसको और डिवाइड नहीं किया जाता था, उसको सिंगली कर लिया जाता था एडमिनिस्ट्रेट, और लार्ज विलेज को क्या कहा गया, तानियूर, ठीक है, तानियूर। तो मतलब आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा एम्पायर जो था आपका, उसको पहले तो डिवाइड किया आपका मंडलम्स में, ठीक है, प्रोविंसेस में। कितने मंडलम्स थे, 8 से 9 मंडलम्स थे। अब उन 8 से 9 मंडलम्स को फिर डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है वलनादुस, तो वलनादुस में डिवाइड किया, फिर उस वलनादुस को डिवाइड किया ग्रुप ऑफ विलेजेस में, मतलब एक ग्रुप, इस तरीके से, समझ रहे हो। मतलब आप देखिए मैं समझाती हूँ। ये मान लो एक एम्पायर है, इतना बड़ा चोला एम्पायर है, तो 8 प्रोविंसेस बनाए गए, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे प्रोविंसेस बनाए गए, समझ रहे हो ना, 8 नहीं बनाए मैंने, यहाँ पे बना के समझा रही हूँ। मान लो ये आपका एक प्रोविंस है। अब हर एक प्रोविंस को किसमें बांट दिया, डिस्ट्रिक्ट्स में। ये मान लो डिस्ट्रिक्ट्स है इसके, ये 4 डिस्ट्रिक्ट मान लो बना दिए। अब उस 4 डिस्ट्रिक्ट में फिर छोटे छोटे ग्रुप बना के विलेजेस बना दिए, समझ रहे हो, इस तरीके से ऐसे विलेजेस बन गए। तो मतलब स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स में बांट दिया ताकि एडमिनिस्ट्रेट एफिशिएंटली हो सके, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।